हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या एक्सटर्नल ईयर का एनाटॉमी, उससे रिलेटेड डिजीज और उसका मैनेजमेंट। आगे बढ़ने के पहले हम इसके पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर मेनली इसमें पीना होता है, लोब्यूल्स होते हैं और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा ये पीना है इसका डेवलपमेंट हिलॉक ऑफ हिस से होता है। मेनली 6 हिलॉक ऑफ हिस होते हैं जो अभी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक बार इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ये वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रायंगुलर फोसा। ये जो है ये इसको कहते हैं हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स के सामने जो होता है उसको कहते हैं एंटी हेलिक्स। ये हेलिक्स है और ये होता है एंटी हेलिक्स। ठीक है, ये हेलिक्स का जो ये एंटीरियर पार्ट है ये वाला, इसको हम कहते हैं क्रूस ऑफ हेलिक्स। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में जाने से पहले यहाँ पर एक आप डिप्रेशन देख रहे होंगे। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं कॉनका। क्या कहते हैं? कॉनका। ठीक है, ये वाला पार्ट ये देखिए ट्रायंगल जैसा दिख रहा है और यहाँ पर ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रैगस और इसको कहते हैं एंटी ट्रैगस। मतलब कि इसको कहते थे हेलिक्स, इसको कहते थे हेलिक्स, इसको कहते थे एंटी हेलिक्स, इसको कहते हैं ट्रैगस, इसको कहते हैं एंटी ट्रैगस। तो ऐसे याद करने में ईजी होगा। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं लोब्यूल। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं पार्ट ऑफ पीना जो हिलॉक से बना हुआ है। ठीक है, जो एंटीरियर पोर्शन है, रुक जाइए, इसको कहते हैं एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन जो पीना का है वो मेनली हिलॉक 1 से बना हुआ है। ठीक है, यह इसको फर्स्ट हिलॉक कहते हैं। ट्रैगस जो अभी पढ़े थे वो क्या था? सेकेंड हिलॉक्स का बना हुआ है। असेंडिंग हेलिक्स ये थर्ड, एंटी हेलिक्स फोर्थ, फिर हेलिक्स 5, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लोब 6। तो आपको ये पार्ट पूछ भी सकता है। ठीक है, तो आप ये पार्ट याद रखिएगा। इसका डेवलपमेंट मेनली 5th मंथ ऑफ गेस्टेशन में हो जाता है। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन करते हैं हम एक्सटर्नल ईयर के एनाटॉमी के बारे में। मेनली इसमें पीना होता है और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस होता है। ठीक है, तो पहले पीना के बारे में बात करते हैं। जो हमारा पीना होता है ना, ये है पीना। ये सारा पार्ट क्या है? एक कार्टिलेज से बना हुआ है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पीना है कितने इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है? तो 1 पीस ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है, सिर्फ लोब्यूल को छोड़ के। क्योंकि ये जो लोब्यूल वाला पार्ट है ना ये फैट से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पीना बना हुआ है सिंगल पीस ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज और लोब्यूल बना हुआ है फैट का। ठीक है, पार्ट ऑफ पीना अभी डिस्कस किए थे। जो ये ट्रैगस पार्ट है वो फर्स्ट आर्क से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लोब्यूल में कोई भी कार्टिलेज नहीं होते हैं, सिर्फ फैट होता है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है पीना का कौन सा पार्ट में कार्टिलेज नहीं होता है? तो वो होता है लोब्यूल। और इसमें हेलिक्स, एंटी हेलिक्स और ट्रैगस ये सब पार्ट होते हैं। एक टर्म आता है जिसको कहते हैं क्या? इंसुरा टर्मिनालिस। ये क्या है? चलिए आपको पिक्चर में दिखाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है हेलिक्स का एंटीरियर पार्ट और ये है ट्रैगस। बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए। जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ट्रैगस और ये हेलिक्स क्या हो रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं इंसुरा टर्मिनालिस। यहाँ पर भी मेनली कार्टिलेज नहीं होता है और ये भी बनता है फर्स्ट और सेकंड हिलॉक से। ठीक है, इसको इंड ऑरल अप्रोच भी कहते हैं। मतलब कि इसमें अगर कोई इंसिजन करना रहेगा तो इसको हम क्या कौन सा इंसिजन कहेंगे? लेम
लेम्पर्थ इंसिजन कहेंगे। कौन सा? लेम्पर्थ इंसिजन। और ये होता कैसे है? तो इंद ऑरल अप्रोच के द्वारा होता है। इसमें मेनली हम इंसुरा टर्मिनालिस को इंसिजन करते हैं। ठीक है, मेनली हमें 3 अप्रोच पढ़ना होता है ईयर सर्जरी के लिए। तो जो पहला अप्रोच है उसको कहते हैं पोस्ट ऑरल अप्रोच। सेकेंड जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंद ऑरल अप्रोच। और थर्ड इंडोमिएटल या ट्रांसकैनाल या परमिएटल अप्रोच। जो पोस्ट ऑरल अप्रोच है वो नाम से ही देखिए क्या कह रहा है, ऑरल पोस्ट मतलब कि कान के पीछे। इसमें मेनली इंसिजन होता है और इसको वाइल्डी अप्रोच भी कहा जाता है। और ये 2 साल से कम बच्चों में नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय पूरी तरह से सारे नर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं और इससे नर्व डैमेज होने का डर होता है। इंद ऑरल अप्रोच, इसको हम लेम्पर्थ इंसिजन भी कहते हैं। इसमें इंसुरा टर्मिनालिस का इंसिजन किया जाता है। इंडोमिएटल अप्रोच, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल में मेनली क्या किया जाता है, इंसिजन किया जाता है और इसको रोजिन इंसिजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो एक स्ट्रक्चर बताए थे ना इस तरह का, जैसे कि यहाँ पर से हमारा एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल है, यहाँ पर इस तरह का डिप्रेशन बन रहा था, उसको कॉन्चा कहते हैं। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अपर पार्ट को सिम्बा कॉन्चा कहते हैं, नीचे वाले को कैवुम कॉन्चा कहते हैं। ये जो सिम्बा कॉन्चा है ना, ये सरफेस लैंडमार्क होता है मैस्टोइड एंट्रम के लिए। ठीक है, अब मैस्टोइड एंट्रम क्या है, लार्जेस्ट एयर सेल है। मान लीजिए जब इस मैस्टोइड एंट्रम में इन्फ्लामेशन होगा तो आपको पेन कहाँ फील होगा, आपको पेन फील होगा यही सिम्बा कॉन्चा में। लेकिन ये लैंडमार्क क्या है, ये सरफेस लैंडमार्क है। लेकिन अगर सर्जरी पर्पस से पूछा जाए तो हम इसे लैंडमार्क नहीं कहेंगे। तो हम लैंडमार्क किसको कहेंगे? तो उस समय हमारा मिली सर्जरी में क्या किया जाता है ना, इंद अप्रोच वाला यूज किया जाता है, जिसमें पीना को हटा दिया जाता है। जब पीना रहता ही नहीं है तो इसका सरफेस लैंडमार्क होगा कैसे? तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए कि एक्यूट मैस्टोइडाइटिस हो जाए तो पेन कहाँ फील होगा, सिम्बा कॉन्का में। ठीक है, तो सर्जरी के समय हमें कहाँ पहुँचना है, मैस्टोइड एंट्रम में पहुँचना है। तो सर्जिकल लैंडमार्क क्या होगा, तो सर्जिकल लैंडमार्क होगा मैक्यूवेन ट्रायंगल। अब ये मैक्यूवेन ट्रायंगल क्या होता है, देखिए जाइगोमेटिक प्रोसेस के कारण एलिवेशन हो जाता है टेम्पोरल बोन में, जिसको सुप्रामिएटल क्रीस्ट भी कहते हैं या इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, पिक्चर दिखाते हैं। ये इसी को हम कहते हैं सुप्रा एक्सटर्नल मिएटस या इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब और क्या क्या इसमें होता है, तो इसमें होता है मेनली इसका बाउंड्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैक्यूवेन ट्रायंगल को सुप्रामिएटल ट्रायंगल भी कहते हैं। ये क्या है, सर्जिकल लैंडमार्क है मैस्टोइड एंट्रम का। इसमें क्या होता है, हम मेनली ड्रिल करते हैं डीप 1.25 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक। इसका जो बाउंड्री है, सुपीरियर बाउंड्री को हम कहते हैं सुप्रामिएटल क्रीस्ट, जिसको इंफीरियर टेम्पोरल लाइन भी कहते हैं। एंटीरियर इंफीरियर बाउंड्री है पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ESC, और पोस्टीरियर जो है बाउंड्री उसको कहते हैं टेंजेंशियल लाइन ऑफ पोस्टीरियर कैनाल वॉल। ठीक है, तो इसमें आपको डाइवर्ट करने के लिए क्या दे सकता है, चौथा ऑप्शन में सुपीरियर टेम्पोरल लाइन दे सकता है। तो याद रखिएगा जो हमारा मैक्यूवेन ट्रायंगल है उसमें इंफीरियर टेम्पोरल ट्रायंगल होता है। चलिए अब EAC के बारे में पढ़ते हैं। EAC क्या है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल। इसका टोटल लेंथ जो हमारा है वो 24 सेंटीमीटर का 24
मिलीमीटर का होता है और ये मेनली कार्टिलेज और बोन दोनों का बना होता है। ये जो आउटर 1/3 कार्टिलेज ये ईएससी है, ये मेनली कार्टिलेजिनस है। 1/3 कहने का क्या मतलब है? आधे में। इसी में ईयर हेयर, स्वेट, सेबेसियस ग्लैंड, सेरुमिन ग्लैंड सब प्रेजेंट होता है। और जो इनर 2/3 है जिसको 16 मिलीमीटर का है, ये बोनी पार्ट है। इसमें ना हेयर होता है, ना स्वेट होता है, ना सेबेसियस ग्लैंड होता है। और एक बीच में एक नैरोएस्ट पार्ट होता है जिसको हम इस्थमस कहते हैं। ये जो इस्थमस है ना, वो 6 मिलीमीटर लेटरल होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। अब आप एक ग्लैंड के बारे में सुने होंगे जिसको कहते हैं सेरुमिनस ग्लैंड। मेनली 2 ग्लैंड पाया जाता है, सेरुमिनस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। सेरुमिनस ग्लैंड क्या होता है? ये एक मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है। क्या? मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। तो पहले स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। 2 तरह का स्वेट ग्लैंड होता है, टिपिकल स्वेट ग्लैंड और एटिपिकल स्वेट ग्लैंड। टिपिकल स्वेट ग्लैंड में जो एग्जाम्पल है उसको कहते हैं इक्राइन स्वेट ग्लैंड, और जो एटिपिकल है उसमें आ जाएगा एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। याद करने का तरीका ए। ठीक है। जो इक्राइन स्वेट ग्लैंड है वो पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये डायरेक्टली ओपन होता है स्किन के सरफेस पे। और इसको कौन रेगुलेट करता है? तो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। एटिपिकल जो है वो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है इसका एग्जाम्पल। ये सिर्फ एक्जिला, निप्पल, प्यूबिक एरिया, पेरिएनल एरिया में प्रेजेंट होता है और ये इनसाइड द हेयर फॉलिकल्स होता है। मेनली ये रेगुलेट किया जाता है एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो आप एटिपिकल का 3A से याद कर सकते हैं। पहला ए एटिपिकल, दूसरा ए एपोक्राइन, तीसरा ए एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सेरुमिनस ग्लैंड है ना, वो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, लेकिन इसमें सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर्स होते हैं। कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर, सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक नर्वस फाइबर। ये सेक्रेट करता है सेरुमेन। अब सेरुमेन क्या होता है? स्वेट ग्लैंड प्लस सीबम। तो इसको वैक्स भी कहते हैं, जिसमें मेनली सेरुमेन, स्वेट, सीबम, डस्ट, डेड एपिथेलियल सेल, हेयर, ये सब प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पे क्या में हेल्प करता है? तो ये pH को मेंटेन करता है ईयर का। 3.9 से 4 pH ये मेंटेन करता है ईयर को। कौन? तो वैक्स। और ये बैक्टीरिया ग्रोथ से भी बचाता है। अब एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेनली मिडिल ईयर में आता है, लेकिन इसको हम एक्सटर्नल ईयर में पढ़ते हैं क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही एक ऐसा बाउंड्री है यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर ख़त्म होता है और मिडिल ईयर स्टार्ट होता है। तो आपको कुछ अभी आगे चल के कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगी जिसमें हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मेनली 3 लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर एपिथेलियल लेयर का बना होता है, एक्टोडर्म। मिडिल लेयर फाइब्रस लेयर का बना होता है, मेजोडर्म। और इनर लेयर म्यूकोसल लेयर का बना रहता है, एंडोडर्म। इसका जो कलर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, या तो पर्ली ग्रे होगा या ट्रांसलूसेंट ग्रे होगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर वो चॉकी वाइट दिखे, इसका मतलब कि वो नॉर्मल नहीं है। वो मेनली होता है टिम्पैनोस्क्लेरोसिस के केस में, जिसमें अगर ये मेनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ही ये डिपॉजिट दिखेगा तो इसको मेरिंगो स्क्लेरोसिस भी कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ऊपर वाला, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर वाला को कहते हैं पार्स फ्लैसिडा, नीचे वाले को पार्स टेंसा। पार्स फ्लैसिडा को हम शार्पेन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये फाइब्रस, इसमें जो फ्लैसिडा है तो इसमें फाइब्रस ना के बराबर होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। और टेंस है मतलब बहुत सारी यहाँ पे फाइब्रस वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं।
ठीक है। फाइब्रस एनुलस टिम्पैनिक एनुलस, या इसको एनुलस टिम्पेनियम भी कहा जाता है। ये हेल्प करता है अटैचमेंट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बोनी एनुलस से अटैच करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको बोनी एनुलस से अटैच करने में ये फाइब्रस एनुलस हेल्प करता है, ठीक है। अब बोनी एनुलस क्या होता है? ये रीम होता है मीडियल इंड ऑफ ईएससी, सही बोला था। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ईयर ड्रम है, ठीक है। ईयर ड्रम किसको कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कहते हैं। और ये हमारा ईएससी है। तो अब ईएससी को में मेनली क्या है, ये ईयर ड्रम ऐसे अटैच है। तो ये अटैच कैसे है? एक बोनी रिंग के द्वारा, जिसको क्या कहा गया है? मेनली कहा गया है बोनी एनुलस, ठीक है। ये अटैच करता है फाइब्रस एनुलस से। अब एक टर्म आप देखिएगा जिसको कहते हैं नोच ऑफ रिविनस। ये नोच ऑफ रिविनस क्या होता है? जहाँ पे बोनी एनुलस एब्सेंट होते हैं उसको कहते हैं ये नोच ऑफ रिविनस। जैसे ये हमारा ईएससी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ईयर ड्रम अटैच है, लेकिन जो बोनी एनुलस होता है ना, वो सिर्फ इतना ही पार्ट में रहता है, ऊपर इस पार्ट में एब्सेंट होता है। इसी पार्ट को हम कहते हैं नोच ऑफ रिविनस। ये कवर करता है मेनली पार्स फ्लैसीदा को, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं, पार्स फ्लैसीदा ऊपर वाला पार्ट है। इसको शार्पनिल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हैंडल ऑफ मिलस है, और हैंडल ऑफ मिलस के लास्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? अम्बो कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हैंडल ऑफ मिलस है तो इसको कहेंगे अम्बो। क्या? अम्बो। नीचे वाला क्या है? पार्स टेंसा है, और मेनली वो फाइब्रस एनुलस से कवर्ड है। अम्बो मोस्ट विजुअल लैंडमार्क ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये मोस्ट विजुअल लैंडमार्क है, लेकिन क्या होता है ना, इन्फेक्शन ये सब के कारण या ज़्यादा आवाज़ के कारण ये चेंज होते रहता है, इसलिए ये मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क नहीं है। मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क क्या है? लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलस, जो मेनली डिवाइड करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को लोअर टेंसा, पार्स टेंसा और अपर पार्स फ्लैसीदा में, ठीक है। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, वो डिवाइड होता है पोर पार्ट में। कहाँ से? तो ये अम्बो से। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। यहाँ पे इस तरह से अम्बो लटका हुआ है, तो एक इसके परपेंडिकुलर और दूसरा उसका परपेंडिकुलर। इस तरह से हम मेनली ईयर ड्रम को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एंटीरियर सुपीरियर। ये हो जाएगा एंटीरियर इन्फीरियर। मतलब ये नीचे वाला पार्ट क्या है? एंटीरियर है, ऊपर वाला पार्ट पोस्टीरियर है। तो ये वाला कहला जाएगा एंटीरियर इन्फीरियर, और ये वाला कहला जाएगा एंटीरियर सुपीरियर। वैसे ही ये पोस्टीरियर इन्फीरियर और ये पोस्टीरियर सुपीरियर, ठीक है। तो अम्बो मेनली ईयर ड्रम को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, और लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो हमारा कोन ऑफ लाइट कहाँ पे दिखता है? तो एंटीरियर इंफीरियर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दिखता है, ये याद रखिएगा। अब चलिए, मान लीजिए कि आपके ईयर ड्रम में कोई फॉरेन बॉडी चला गया है, तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे? उसको मेनली रिमूव किया जाता है जॉब्सन हॉर्नी प्रोब से, जिसमें क्या होता है? रिंग क्यूरेटे लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या है? इस तरह का एक क्यूरेटे रहता है। जो फॉरेन बॉडी होता है ना, उसको इसमें ऐसा अटका लिया जाता है और फिर निकाल लिया जाता है। लेकिन ये फॉरेन बॉडी स्मॉल फॉरेन बॉडी के लिए होता है, पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है उसके लिए होता है। माइक्रो फोर्सेप, इसको एलिगेटर फोर्सेप भी कहते हैं या क्रोकोडाइल फोर्सेप भी कहते हैं। इसमें जो है ना, इसका स्ट्रक्चर क्रोकोडाइल की तरह होता है। क्रोकोडाइल का आप देखिएगा तो नीचे वाला जबड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये किसमें क्या होता है? यहाँ पे फॉरेन बॉडी को अटका लेते हैं और फिर वो बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो फॉरेन बॉडी होना चाहिए,
ये स्फेरिकल नहीं होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। ये मेनली स्फेरिकल के लिए माइक्रो फोर्सेप्स नहीं है। अब एक टर्म है सिरिंजिंग। सिरिंजिंग में मेनली हम सिम्पसन ऑरेंज सिरिंज यूज करते हैं, जिसमें 50 ml का सिरिंज यूज किया जाता है। अभी तक सिर्फ इतना समझिए कि इसमें हम क्या करते हैं, वाटर से वॉश करते हैं एट द 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 एंगल से। जैसे ये हमारा ईयर है, ये हमारा EAC है, तो 37 डिग्री पे हम क्या रखते हैं, हम सिरिंज से वाटरिंग करते हैं। अब 37 डिग्री पे क्यों, इससे पहले मैं कुछ एनाटॉमी बताती हूँ तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, आप सोचते होंगे कि वो एक्सटर्नल एक्रोस्टिक कैनाल के एकदम ऐसे स्ट्रेट लगा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है। ये एक्सटर्नल एक्रोस्टिक कैनाल से 55 डिग्री एंगल में ऐसे रोटेट होता है। यहाँ पर जो एंगल बनाता है ना, वो कितना डिग्री का बनाता है, 55 डिग्री, मतलब कि एक्यूट एंगल बनाता है। किसके साथ, एक्सटर्नल एक्रोस्टिक कैनाल के साथ। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो नीचे वाला वॉल होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, जो पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल है उसका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सिरिंजिंग कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, कोई एक्सटर्नल पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है, तो हम इस तरह वाटरिंग करते हैं सीरीज से 37 डिग्री पे कि ये वाटर डायरेक्ट यहाँ पर जाए और फिर ये नीचे से ऐसे होते हुए फॉरेन बॉडी को लेते हुए बाहर निकल जाए। तो डायरेक्ट ईयर ड्रम पे इसमें क्या होगा, डायरेक्ट ईयर ड्रम पे वाटर हीट नहीं करेगा, जिससे ईयर ड्रम का डैमेज होने की परसेंटेज बहुत ही कम हो जाते हैं। और बिना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम दोनों सेम है, तो बिना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को डैमेज किए हुए हम एक्सटर्नल पार्टिकल को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस में होता है, अब देखिए वाटर है। ठीक है, अगर हमारा ईयर ड्रम परफोरेटेड रहा, क्या रहा, परफोरेटेड मतलब क्या होता है, होल रहा, तो ये पानी अगर हम देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिडिल ईयर में चला जाएगा। इसलिए परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में हम ये सिरिंजिंग मेथड यूज नहीं करते हैं। दूसरा, इंटैक्टेड फॉरेन बॉडी। इंटैक्टेड फॉरेन बॉडी कहने का क्या मतलब है कि कोई फॉरेन बॉडी है जो पूरा EAC को क्या कर लिया है, कवर कर दिया है। मतलब अब मान लीजिए हम सिरिंजिंग कर रहे हैं, वाटर तो अंदर जा नहीं रहा, तो ये वाटर बाहर निकलेगा कैसे। ठीक है, वेजिटेटिव फॉरेन बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम वाटर देंगे तो वो तो वाटर ऑब्जर्व कर लेगा, तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर, जब ये एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हुआ है तो ये वाला नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके कारण पेन होने का खतरा होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम माइक्रो सक्शन करते हैं। याद रखिएगा, माइक्रो सक्शन बेस्ट वे है। ये कंट्राडिक्शन में बेस्ट वे कौन सा है, माइक्रो सक्शन। इसमें EAC का और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का डैमेज के मिनिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें तो पता ही है, एक मशीन दिया जाता है जिसके द्वारा वो सक्शनिंग के थ्रू हम कोई भी सामान को बाहर निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए आपका ईयर है, उसमें कोई लाइव इंसेक्ट चला गया है, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, तो क्या हम उसमें ये रुआ डाल के कान को साफ़ करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई पार्टिकल डालिएगा तो जो इंसेक्ट है वो डर कर आपके ईयर ड्रम की तरफ जाने लगेगा, जिससे क्या है, आपके ईयर ड्रम ये परफोरेट होने का खतरा है। तो हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इंसेक्ट का ये दिमाग पर ये कि वो आपके कान के अंदर गया क्यों है। जो हमारा ईयर होता है वहाँ पर अंदर में जो EAC है वो डार्क होता है, ड्राई होता है, वार्म इन्वायरमेंट होता है, जो इंसेक्ट के लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, तो अगर हमें इंसेक्ट को बाहर निकालना है तो ये फेवरेबल इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, वर्स करना पड़ेगा, जिससे इंसेक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो
तो हम क्या यूज करेंगे, वाटर या ऑयल? वाटर नहीं, ऑयल यूज करेंगे। ऑयल क्यों यूज करेंगे? कोई भी ऑयल घर में जो मस्टर्ड, सरसों का तेल, कोकोनट का तेल, नारियल का तेल, कोई भी यूज करेंगे। जब हम तेल डालेंगे तो क्या होगा, वो जाकर अंदर में ईयर ड्रम की तरफ जाकर बैठ जाएगा और फिर जो हमारा इंसेक्ट है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते थे कि अब हम तेल डाल रहे हैं तो हमारा इंसेक्ट अब ईयर ड्रम की तरफ नहीं जाएगा। तो जब हम तेल डालते हैं तो वो क्या होता है, देखिए एक पिक्चर से समझाती हूँ। जब हम तेल डालते हैं, मान लीजिए हम कान को हम ऊंचा करके तेल डालें, ये हमारा ईयर ड्रम है, यहाँ पर हमारा इंसेक्ट है। ऑयल क्या होता है, यहाँ पर जाके ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है, फिर धीरे 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 फिलअप होने लगता है। तो इंसेक्ट के पास चांस कहाँ पे है, जिधर से इसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, तो ये किधर की ओर भागेगा, बाहर की ओर भागेगा। तो हम लाइव इंसेक्ट को बाहर निकालने के लिए वेस्ट वे क्या यूज करते हैं, ल्यूकवार्म ऑयल। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब नर्व सप्लाई देखते हैं, एक्सटर्नल एकॉस्टिक ईयर का, ठीक है, या कैनाल का। तो सबसे पहले वहाँ पे जाने से पहले हम पीना का देखते हैं। पीना का अगर हम देखें नर्व सप्लाई तो क्या होगा, तो देखिए पीना को मेनली 3 भाग में बांटा गया था। यह है हमारा पीना, इसको कहा जाता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द पीना, जो सप्लाई होता है V3 के द्वारा। अब V3 क्या है, तो मैंडिबुलर नर्व मेनली 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। V1 को ऑप्थेल्मिक कहते हैं, V2 को मैक्सिलरी कहते हैं और V3 को मैंडिबुलर कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंडिबुलर पार्ट ही मेनली ये जो एंटीरियर है पार्ट है पीना का, उसको सप्लाई करता है। ठीक है, तब ये वाला पार्ट जो मेन पार्ट है पीना का, उसको कौन सप्लाई करता है, उसको सप्लाई किया जाता है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, मेनली स्पाइनल नर्व रूट फाइबर ऑफ C2 एंड C3। अब एक यहाँ पर कोंका होता है, कोंका को किसके द्वारा किया जाता है, तो फेशियल नर्व या वेगस नर्व के द्वारा। ठीक है, ये मेनली हम लेटरल साइड ऑफ पीना देख रहे हैं। हम मीडियल साइड ऑफ पीना देखेंगे तो ये जो स्टार्टिंग है वो फेशियल और वेगस नर्व के द्वारा होगा, बीच वाला ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के द्वारा होगा। ठीक है, और ऊपर वाला लेसर ऑसिपिटल नर्व के द्वारा होगा। देखिए लोब्यूल्स में क्या होता है, कोई भी कार्टिलेज नहीं होता है, तो इसलिए आप लड़कियों में देखे होंगे मेनली कान जो छेदाता है ना, वो लोब्यूल्स में ही होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी कार्टिलेज नहीं होता, फैट होते हैं, तो पेन के चांसेस कम होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी ये जो हमारा फैट है, सॉरी लोब्यूल्स है, वो तो फैट का बना है, तो उसमें स्ट्रेंथ भी कम होता है। तो कुछ औरतों को भारी ये ज्वेलरी पहनने का आदत होता है, जिसके कारण हमारा जो ईयर लोब है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और लोब क्या होता है, लोब्यूल स्प्लिट कर जाता है, जिसको हम स्प्लिट लोब्यूल कहते हैं। तो इसको सही करने के लिए लोबुलोप्लास्टी किया जाता है। जैसा कि आपको पता है ईयर फैशन के मामले में बहुत ही आगे होती है, उन्हें कोई भी स्कार नहीं चाहिए और एडिक्वेट स्ट्रेंथ चाहिए ताकि वो फिर से हैवी ज्वेलरी को बोरो कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या करते हैं, लोबुलोप्लास्टी करते हैं। ये भी एक प्लास्टिक सर्जरी का एक पार्ट है। इसमें मेनली हम ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व को ब्लॉक करेंगे। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व क्यों, देखिए आपका जो सप्लाई हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के द्वारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, ईयर के नीचे एक नर्व जा रहा है जो मेनली एसीएम क्या है, एक मसल जो नेक में पाया जाता है वो है, और इस नर्व में इन्फ्लामेशन होया हुआ है। ये एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार क्वेश्चन। तो ये कौन सा नर्व है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है और ये ड्यू टू लेप्रोसी ये फूल गया है। ठीक है,
अब आप देखते होंगे बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे कि हमारे सेलिब्रिटी, वो क्या हैं, बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनके फेस में अभी भी जैसे कि 50 साल की औरत है, हीरोइन है, और वो दिखते हैं 30 साल की तरह। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बचपन में सुना था, अरे इंजेक्शन पड़ गया जिसके कारण होता है। तो इंजेक्शन नहीं होता। चलिए आज बताते हैं इसके पीछे का राज। एक सर्जरी है जिसको कहते हैं राइटिडेक्टोमी। इसमें क्या होता है ना, फेस सर्जिकल रिमूव किया जाता है फेशियल रिंकल को। तो पहले इसका मतलब समझिए, राइटिड मतलब क्या होता है, फेशियल रिंकल, अडेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल। तो इसमें क्या करते हैं ना, हम फेस को पहले क्या करते हैं, टाइट करते हैं और कान पीना के पीछे जाकर उसको क्या करते हैं, स्टिच करते हैं। वो इसको फेस लिफ्ट सर्जरी भी कहा जाता है। और जो बाकी एक्स्ट्रा फेस स्किन बच जाता है उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो होता है कि ज़्यादा एज के हो गए तो। लेकिन अगर छोटा मोटा रिंकल होता है उसको सही करने के लिए मेनली एक बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाता है। इस बोटॉक्स इंजेक्शन क्या है, ये मेनली ब्लॉक करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिसके कारण मसल में पैरालिसिस हो जाते हैं और रिंकल डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन ये स्मॉल रिंकल के लिए हो, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा झुर्रियाँ आने लगी हैं उसके लिए। लेकिन ज़्यादा रिंकल के लिए हमें राइटिडेक्टोमी करवाना पड़ता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन, अगर क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट कॉमन सेंसरी नर्व इंज्यूर्ड इन राइटिडेक्टोमी इंसिजन, तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। लेकिन अगर मोटर नर्व के बारे में पूछेगा तो जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। राइटिडेक्टोमी में मेनली ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व अफेक्ट होता है, और एक और होता है पेरिडेक्टोमी, इसमें जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व अफेक्ट होता है। राइटिडेक्टोमी मेनली फीमेल के लिए होती है, और ये जो पेरिडेक्टोमी है जिसका दूसरा नाम मॉडिफाइड ब्लेयर इंसिजन है, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें पीपल एनेस्थेसिया फील करता है पीना और सेविंग एरिया में। एक और है ये जो एंटीरियर पार्ट ऑफ पीना, ट्राइगस और प्री ऑरिकुलर पार्ट है, उसमें मेनली ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होता है। और अगर इसमें क्या हो जाए, इंसिजन हो जाए, तो उसको कहते हैं फ्रेज सिंड्रोम। चलिए अब देखते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल में कौन कौन सा नर्व सप्लाई होता है। तो इसमें मेनली ये देखिए क्या है, 4 पार्ट में बांटा गया था। जो मेनली एंटीरियर पार्ट है उसमें अर्नोल नर्व मतलब कि टेन होता है। जब हमें कफ होती है, जैसे कान हम साफ़ कर रहे हैं और कफ वाला फीलिंग होता है, या सिरिंजिंग कर रहे हैं तो उसमें कफ आता है, ये इसी अर्नोल नर्व के कारण आता है। ये अर्नोल नर्व कहाँ से आया है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व से। और इंटरनल लैरिंजियल नर्व कहाँ से आया है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व से। ठीक है। ये जो एंटीरियर सुपीरियर है इसमें ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, पोस्टीरियर सुपीरियर में सेंसरी पार्ट ऑफ फेशियल नर्व, और पोस्टीरियर इन्फीरियर में C3 आता है। जो पोस्टीरियर पार्ट है ना, वो मेनली सप्लाई किया जाता है सेंसरी सप्लाई ऑफ फेशियल नर्व में। अगर ये नर्व एब्सेंट हो जाए तो उसमें एक साइन होता है जिसको कहते हैं हिर्शज़ेलबर्गर साइन। ये मेनली वेस्टिबुलर स्क्वेनोमा में देखा जाता है। चलिए अब नर्व सप्लाई देखते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। जैसे कि जो हमारा क्या था, हैंडल प्रोसेस 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, वो इंटीरियर पार्ट है, उसमें क्या होता है, जो हमारा नर्व सप्लाई है वो है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें सप्लाई होता है मेनली अर्नोल नर्व के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक होता है मीडियल साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मीडियल साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेनली जैकोब्सन नर्व ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा किया जाता है।